हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंस जाना था, जो कि एक मेजर डिफरेंस है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रोमिनेंट डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या फ़र्क होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इट इज़ कंसर्न ओनली अबाउट गुड्स, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का दायरा जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसके अंदर गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं। ये तीनों तो हो जाते हैं करंट अकाउंट के पार्ट। कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी देखा जाता है ना, कि कंट्री ने कहाँ कहाँ से किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग कर रखी है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और अपने एसेट्स किस किस को बेच रखे हैं, उसका लॉन्ग लॉन्ग टर्म में लंबे समय के अंदर फॉरेक्स रिजर्व कैसे रहते हैं, ये सब बातें। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और थोड़ा सा लेवल अप करते हैं अब इस चैप्टर का। डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी इस चैप्टर के अंदर लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं ना शैनी, कि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। करंट अकाउंट के श्रेया 3 कंपोनेंट हमें बताए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, और कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक जो कंपोनेंट है, रो 4 और रो 8 बताई गई है ना। लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो वो है कैपिटल अकाउंट है, उसके फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं ना। उसके फर्दर जो 4 पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हाँ, कैपिटल अकाउंट के बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड इन शेयर्स एंड रियल एसेट्स। सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, या इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के कंपोनेंट हमें यहाँ पर बता रखें। सबसे पहले गुड्स, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और सर्विसेज के दायरे के अंदर ही हमने पढ़ा था वैसे, अगर आपको याद हो, इन्वेस्टमेंट इनकम याद है, फैक्टर इनकम, ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इससे होता क्या है, दीज डू नॉट कॉज चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये जो चीजें है ना, इससे ना ही एसेट में कोई चेंज आता है, और ना ही अगर कोई कर्जा देना हो या चुकाना हो उसमें कोई चेंज आता है। एसेट ना बढ़ेंगे गिरेंगे, ना लाइबिलिटीज कम होंगी या फिर ज़्यादा बढ़ेंगी। हमेशा जब भी देश में कोई चीज़ चेंज होती है तो वो लंबे समय के अंदर होती है। ये वाली बात आप नेशनल इनकम से हमेशा से जानते हो। आपने बजट पढ़ा मेरे साथ, नेशनल इनकम पढ़ा आपने, मनी इन बैंकिंग पढ़ा। आप ये चीज़ जानते हो कि इकोनॉमी को अगर कोई हिला सकता है तो वो कैपिटल जो वर्ड होता है वो हिला सकता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि लॉन्ग टर्म की हो। अब श्रेया इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर मैं कहूँ इंडिया रजिस्टर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023 एट 19%, लेकिन इससे पहले वो थी 2%, और इसके बाद होगी वो 5%। उससे पहले जो थी वो थी 5%, और फिर ये जो थी ये यहाँ पर है 9%। तो क्या मैं 19% मान के चलूंगा इसको कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 10% से हमेशा ऊपर रहती है? एक साल से तो कुछ नहीं होता ना। इकोनॉमिक ग्रोथ भी लॉन्ग टर्म होता है ना, डिकेडल कम से कम हमें देखना चाहिए, एक 10 साल तक तो देखनी चाहिए, है ना शैनी। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है, याद रखना ये इन्वेस्टमेंट इनकम अलग है, ये इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको जो है इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ पर दिखाया था। गुड्स एंड सॉरी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज रेंडर्ड एंड रिसीव्ड, जिसके अंदर हमने बात करी थी नॉन फैक्टर इनकम की। इसके अंदर हमने जनरली 5 सर्विस पढ़ी थी: शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर, यही है। और इन्वेस्टमेंट इनकम फैक्टर इनकम, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड की। ब्याज अगर हमें मिल रहा है और डिविडेंड हमारे देश के नागरिकों ने दूसरी कंट्री के शेयर मार्केट के अंदर, कोई दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ अपना पैसा, उनको उससे प्रॉफिट मिल रहा है। शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो आपका होता है डिविडेंड, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाया था ना श्रेया, याद है, वो टेस्ला, आपका गूगल हो गया, मेटा हो गया जो कि फेसबुक है, ठीक है, और एप्पल, ठीक है। तो याद रखना, हाँ मैं बताना इससे ये चाह रहा था कि जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसका पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट इनकम,
जहाँ यहाँ पर जो ये वर्ड सिंगल यूज करा जा रहा है इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और ये लॉन्ग टर्म करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, नॉट करंट अकाउंट। उसके बाद बोरिंग्स टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। लेकिन इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पर भी बताया, ये जो है बोरिंग, इन्वेस्टमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स एंड चेंज या डिक्रीज एंड इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स भी होंगे यहाँ पर, इसके अंदर इंक्लूड है ना। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, चेंजेस इन एसेट्स। कैसे? सेल एंड परचेज। अब अगर सिर्फ इसी वर्ड को अगर हम लोग सीधा देख लें, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स या चेंज इन एसेट्स, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था दीज डू नॉट कॉज एनी चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब एसेट ही चेंज हो रहे तो लायबिलिटीज भी चेंज होंगी कि नहीं होंगी? अपने आप ही आंसर मिल जाता है हमें कि नहीं मिल जाता है फोर्थ कंपोनेंट को जानते हुए कैपिटल अकाउंट के अंदर। दीज कॉज चेंज इन ओनरशिप ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री, राइट। अब एसेट कैसे? अगर कंट्री के हमारे देश के नागरिक जो है, एक पर्टिकुलर कंट्री के जो नागरिक हैं, हमारे देश की बात कर लो, वो अपने एसेट्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो पैसा तो आ रहा है ना, पैसा तो आ रहा है ना। लेकिन एसेट साइज होल्डिंग, नंबर ऑफ एसेट साइज होल्डिंग इससे चेंज होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली अगर हम अमेरिका के अंदर लैंड खरीदें, जमीन खरीदें, होटलों में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, तो अमेरिका की जो एसेट्स है वो इंडियंस के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? भले उनके पास पैसा आ रहा है, चेंज हो रहा है एसेट, बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ लाइबिलिटीज भी चेंज होंगी, बिल्कुल होंगी। लाइबिलिटीज कैसे? अगर इंडिया की कोई कंपनी है, उसके अंदर अमेरिकन ने पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है, आज नहीं बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा, 25 साल 50 साल के अंदर तो ग्रोथ देगा कि नहीं देगा? देगा ना। लाइबिलिटी क्या है? कंपनी का जैसे ही प्रॉफिट का जो शेयर है, अगर कंपनी साल 2023 में इतना प्रॉफिट कर रही है, 2033 में कंट्री का इतना प्रॉफिट है, और 2043 में इतना प्रॉफिट है, तो जैसे जैसे ये जो पाई है, ये जो केक है, इसका इसका साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो जिस पर्सन ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था, उसका भी शेयर की जो वैल्यू है, मतलब शेयर की वैल्यू इन द सेंस में शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा, उसने जितना पैसा यहाँ पर लगाया था, उसका भी ये जो शेयर है, ये कंपनी को अपने प्रॉफिट में से इस पर्सन को देना पड़ेगा, इतना हिस्सा जो है देना पड़ेगा। जब केक कटेगा और सब में बटेगा, तो जिसने पैसा लगा रखा है उन सब में ये जो केक का जो हिस्सा है, वो स्लाइस जो है वो देना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है कंपनी को क्रिएट, राइट। अगर आप बॉन्ड्स की बात ही कर लो, सरकार को क्या कोई हर्ज है अगर हमारे बॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल तरीके से लिस्ट हो जाए और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए पैसा मिल जाए? सरकार का ये जो बॉन्ड्स होते हैं, क्या मैं इसको सरकार की साइड से एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट कह सकता हूं? सरकार वादा करती है ना कि ये एक तरीके से एफडी की तरह बंध जाएगा आपका पैसा, शॉर्ट टर्म के अंदर तो निकाल नहीं सकते, इसका भी एक एक्सपायरी टाइम होता है कि नहीं होता है? बताओ शैनी, होता है ना, है ना। उसके बाद उनको पैसा वो मिल जाएगा। मैंने आज एक बात पढ़ी, 2004 में 2004 से 8 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय, या फिर आप जानते हो कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर भी जब रह चुके हैं पहले भी, उससे पहले, इनके डिसीजंस बेसिकली ऐसे रहे हैं। एक बार की बात है, हमारे देश के पास देश को चलाने के लिए एक घटनाक्रम और हुआ था। क्या? जैसे एलपीजी रिफॉर्म जब आए थे, तब आपको पता है ना, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में लगने वाली थी। एक घटना और हुई थी, मन हाँ, रिसेशन। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हमारे देश के पास ना शायद सिर्फ 15 दिन के लिए पैसा रह गया था देश को चलाने के लिए, सिर्फ 15 दिन।
ऑलमोस्ट दूसरी बार सिचुएशन ऐसी थी, आप जानते हो कि शाइनी की फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 बस इन्वोक होने ही वाला था। आप लोगों को पता होगा मनी इन बैंकिंग चैप्टर के अंदर मैंने एक बात पढ़ाई थी मयूर, श्रेया, के आरबीआई जो है वो 200 करोड़ के बुलियन रखता है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, लगभग 200 करोड़ के आसपास। इस गोल्ड को इस गोल्ड को गिरवी रखा गया हमारे देश के द्वारा और पैसा लाया गया 750 करोड़ लगभग आसपास, लमसम अमाउंट। सारे गोल्ड को गिरवी रख दिया था हमने और उससे भारी भरकम मात्रा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं, उसके अंदर पैसा जाना गया, डाला गया और वैसे करके हमारी इकोनॉमी को जो है तब उस टाइम पर बचाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बेसिकली ये बताती है कि जैसा कि हम गवर्नेंस के अंदर पढ़ भी रहे थे, लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि अभी हम लीडरशिप के ऊपर मैंने कोई स्पेशल फोकस नहीं करवाया आपको गवर्नेंस वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का सिनेरियो लगते लगते बच गया ऑलमोस्ट हमारा देश, उससे भुगतने से बच गया, क्योंकि अगर वो लगता तो वो पहली बार ऐसा होता है, क्योंकि उसके रिपरकशन कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है देश में। ठीक है, और एक ही चीज़ है, एक ही आर्टिकल है जो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी इन्वोक नहीं हुआ, डेट इज आर्टिकल 360। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कभी नहीं आया वो, और आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। अब चलो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है, इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू सब अकाउंट्स, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, export and import of services, unilateral transfers during a year, and these are real transactions. ठीक है, as against it capital account records borrowing and lending to and from abroad, investment to and from abroad, changes in foreign exchange reserve, as well as changes in या creation of assets, यस मतलब सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, बेसिकली चेंजेस इन एसेट्स। जो भी आइटम फ्लो नेचर के होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं, जिसको बोला जा रहा है यहां पर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और जो भी आइटम स्टॉक नेचर के होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। स्टॉक्स एंड फ्लो याद है, वन इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वन इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में जनरली हम लोग क्या देखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के अंदर देखेंगे ना, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अगेन करंट अकाउंट डील्स विद करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एज अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट विच डील्स विद पेमेंट्स ऑफ डेट एंड क्लेम, जो कि अगेन लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, ना कि करंट नेचर के। यहां पर राइटर आपको बता रहे हैं कि हम प्रीवियसली इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के चार कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। जो 1, 2 एंड 3 है वो करंट अकाउंट के पार्ट है, जो 4th है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, लास्ट कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। यहां पर आपको एक बात एडिशनली दी जा रही है, अगर हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, इसको करंट अकाउंट में इसलिए इंक्लूड करा जाता है बिकॉज इट इज अ मटेरियल गुड, अ विजिबल आइटम। लेकिन वैसे तो आप जानते हो अगर हम मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं ना, है कि नहीं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में चीजें वैसी नहीं चलती जैसा कि आप नेशनल इनकम में सीख कर आते हो।
आप इसी को देख लो, जब आप इसकी बात करते हो रो 4 की, तो बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, अभी शॉर्ट टर्म के अंदर लग रहा है कि हमारे पास जो है वो पैसा आया हुआ है, हमारे पास आया है पैसा खर्च करने को, इन्वेस्ट करने को, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका पर्सपेक्टिव देखें, ये बोरिंग कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जितना हमारा बोरोड अमाउंट है उससे ज्यादा ही हमें वापस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट इसलिए है, वैसे उसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट होना चाहिए। अगर आप मशीनरी देखते हो, अगर आप नेशनल इनकम पढ़ रहे होते तो आप डेफिनेटली इसको बोलते ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, इसको हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, राइट। लेकिन ये करंट अकाउंट का पार्ट इसलिए बिकॉज इट इज अ मटेरियल गुड, विजिबल आइटम। और ये बात हमें अगेन ये प्रूव कर देता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड जब भी हम देखते हैं वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर देख रहे होते हैं। इवन जब हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर देख रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट का कोई बहुत लंबा नेचर नहीं है यहाँ पर। कैपिटल अकाउंट का वैसे तो मतलब यही होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो चीजें जो डील करी जा रही हैं, लेकिन उसके भी कुछ कुछ आइटम्स जो कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर उनको भी हम लोग शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन से देखते हैं। क्योंकि मशीनरी है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मशीनरी है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये सब जो है लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं, लेकिन इसको फिर भी करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करा जा रहा है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन नेचर के अंदर इंक्लूड करा जा रहा है, बिकॉज इट इज अ मटेरियल गुड, इट इज अ विजिबल आइटम। फिर करंट अकाउंट और उसके कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट होता है, इट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नंबर 1, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नंबर 2, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड एंड गिवन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिसीव्ड फ्रॉम एंड गिवन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 3 चीजें हैं। और इन्वेस्टमेंट इनकम को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो, क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर ही आ जाता है। क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम क्यों, ये बेवकूफ़ है क्या, इनको तो फिर दूसरी बात भी लिखनी चाहिए थी, फिर तो यहाँ पर नॉन फैक्टर इनकम को भी लिखो, क्योंकि 5 सर्विसेज की जो ये इनकम होती है ये भी तो रो 2 का पार्ट होता है, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ठीक है, तो जनरली वो 3 ही कंपोनेंट होते हैं, आप इस पे भरोसा करो। किस पे, ये जो है रो 1, 2, 3, 5, 6, 7, ये सारा है करंट अकाउंट का पार्ट। ओके, तो ऑल्टरनेटिवली इट रिकॉर्ड्स सोर्सेस, कहां कहां से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो क्रेडिट होंगे और कहां कहां वो यूज होंगे। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर इनकम। तो इस अकाउंट के अंदर वो सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड करी जाती हैं जिसकी वजह से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी एसेट या लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एक कंट्री के जो भी एसेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना वो बढ़ेंगे ना वो कम होंगे। करंट अकाउंट जो है वो डील करता है रियल ट्रांजैक्शंस के साथ एंड शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन के साथ। दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। एक्चुअल ट्रांजैक्शंस, यहां पर आई थिंक एक टर्म थी, हाँ ये ना, अभी हमने एक टर्म डिस्कस करी थी, रियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये डील करता है एक्चुअल ट्रांजैक्शंस के साथ, रियल ट्रांजैक्शंस के साथ, जो कि रियल है, शॉर्ट टर्म है और एक्चुअल है, एज दे अफेक्ट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री थ्रू ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो है, इट कैन बी एस्टिमेटेड एज अ सम टोटल ऑफ, आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को इसके अंदर इंक्लूड कर लो, यानी कि जिसको हम बोल रहे थे ना, ये जो बैलेंस ऑफ विजिबल्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स एंड बैलेंस ऑफ अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स, यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो इसका क्या बैलेंस है, फेवरेबल है कि डेफिसिट में है, सर्विसेज का क्या बैलेंस है, फेवरेबल है कि डेफिसिट में है, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर जो है वो फेवरेबल है या फिर वो डेफिसिट में है, किसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, किसकी डेबिट साइड ज़्यादा है, या फिर न्यूट्रल है। अगर आप इसको इंक्लूड करते हो प्लस 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 करके, तो बेसिकली ये हमें बताएगा कि करंट अकाउंट क्या है। तो जैसा कि वो आपसे बोल रहा है, ये 250, 100 और 20 ये नंबर कहाँ से आए, ये नंबर आए यहाँ से। शुरू में
अगर हम देखें, क्रेडिट हुआ है 550 करोड़ का, लेकिन डेबिट हुआ है 800 करोड़ का, 250 करोड़ का घाटा। ठीक है, इसको ऑफसेट करा जा रहा है एक्सपोर्ट सर्विसेज से। 150 करोड़ की सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई हैं, 50 करोड़ की इंपोर्ट हुई है। नेट प्रॉफिट है हमारा 100 करोड़। अब जो घाटा रह गया है, सिर्फ रह गया वो 150 करोड़ का। ठीक है, अगला ऑफसेट की बारी, यूनिलेटरल ट्रांसफर। 100 करोड़ के गिफ्ट्स रेमिटेंसेज वगैरह हमारे देश के अंदर आए। ठीक है, 80 करोड़ के इस देश से बाहर गए। 20 करोड़ का 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब जो है जो घाटा रह गया है वो रह गया है 130 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पर नंबर देखो 130 करोड़ ही आएगा आपके पास, -130 करोड़, क्योंकि 130 करोड़ का क्या है घाटा। देखो जो हमने यहाँ पर निकाला वही यहाँ पर आया। अब इसको अगर ऑफसेट करना है, जैसा कि हमने एक रूल भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जो हम ऑफसेट करने की बात कर रहे थे, रो 1 2 3 रो 5 6 7 है ना, रो 1 5 2 6 3 7 जो करंट अकाउंट का जो पार्ट होता है, ये जनरली पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऑफसेट नहीं कर सकता। उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म चीजों की आवश्यकता होती है, जो कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या निकले हमारे पास करंट अकाउंट के? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नॉन फैक्टर एंड फैक्टर सर्विसेज कॉल्ड एज इनविजिबल ट्रेड। जब इसने इतना बोल दिया है तो फिर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेज, ट्रांसफर रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अभी रिसीट्स मतलब जो हमारे देश में है कि रिसीट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पेमेंट्स मतलब पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंस क्या है बैलेंस ऑन ट्रेड अकाउंट एंड बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के बीच में? याद रखना आपके लिए नई टर्म आ रही है, बैलेंस ऑन ट्रेड अकाउंट एंड बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। बैलेंस ऑन ट्रेड अकाउंट जो होता है, इट रिकॉर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल गुड्स, फिजिबल आइटम्स, बीओटी जिसको हम लोग कह रहे थे। ठीक है, तो बैलेंस ऑन करंट, और जबकि जो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट जो है, इट रिकॉर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। मैं क्यों बोल रहा था आपको ये आपके लिए नई टर्म आ रही है? आप कहोगे नहीं सर ये तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर इसके अंदर, बीओटी और बीओपी के बीच में डिफरेंस। देखो, बीओटी आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं सिर्फ गुड्स के साथ डील करता है, बिल्कुल यहाँ पर भी वही वाली बात हो रही है, यहाँ पर भी वही वाली बात हो रही है, बीओटी वाली बात हो रही है, बिल्कुल ठीक हो आप। लेकिन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक नई टर्म दूसरी क्यों है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, इसको बीओपी क्यों नहीं लिखा गया है? इसको बीओपी क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में से आप सब कुछ इंक्लूड कर लो, बस यहां पर क्या माइनस कर दो, यहां पर आप माइनस कर दो, नहीं सर्विस तो ठीक है, लेकिन यहां पर आप माइनस कर दो अपना कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हो ना मयूर, श्रेया, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहां पर हम सारे आइटम इंक्लूड कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट को नहीं ले रहे हैं ना। तो जब कैपिटल अकाउंट की बातें बीओपी से आप माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म नेचर की बातें, तो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो आपने नया बैलेंस सीखा आज के लेक्चर में। बीओटी डील्स ओनली विद गुड्स, बीओपी के अंदर आप सर्विसेज को इंक्लूड करो, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को इंक्लूड करो, चेंज इन एसेट्स को आप इंक्लूड करो, तो वो बीओपी बन जाएगा। लेकिन सिर्फ गुड को इंक्लूड करोगे तो वो बनेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, सिर्फ सर्विसेज को इंक्लूड करोगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, सिर्फ यूनिलेटरल ट्रांसफर को इंक्लूड करोगे बैलेंस ऑफ अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स, या फिर बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कह सकते हो आप इनको। अगर आप गुड्स को, सर्विसेज को, यूनिलेटरल ट्रांसफर को सिर्फ अगर इंक्लूड करोगे तो वो बनेगा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अगर आप सिर्फ बाकी सबको हटा के, गुड्स को हटा के, सर्विस को हटा के, यूनिलेटरल ट्रांसफर को हटा के अगर आप बात करोगे बोरिंग्स की, इन्वेस्टमेंट की, चेंज इन एसेट्स की, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, तो वो बनेगा बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। मतलब समझ लो एक तरीके से श्रेया, शायरी बहुत अलग अलग तरीके से फॉर्मूले बनाने वाली बात है, बस और कुछ नहीं है।
क्लियर है? अगर आप सिर्फ जो है गुड्स को हटा दोगे, सर्विसेज को हटा दोगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर को हटा दोगे और बात करोगे सिर्फ बोरिंग्स, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन एसेट, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स लॉन्ग टर्म नेचर के अंदर, तो वो बनेगा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर आप ये बोरिंग, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन एसेट, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स को हटा दो, कैपिटल अकाउंट को हटा दो और उसको बीओपी में से माइनस करो, यानी कि गुड्स को रहने दो, सर्विसेज को रहने दो, यूनिलेटरल ट्रांसफर को रहने दो, कैपिटल अकाउंट को हटा दो आप वहां से, तो वो बन जाएगा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। और इस बैलेंस ऑन करंट अकाउंट को अगर मुझे बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट अगर बनाना है श्रेया, तो मैं इन 3 आइटम्स के अलावा और कौन सा चौथा आइटम डाल दूंगा यहां पर? हाँ, तो पहले बोलो कि आप ये तीनों नहीं डालोगे, आप ये तीनों नहीं डालोगे, आप चौथा आइटम अलग से डालोगे। वो क्या है? लॉन्ग टर्म नेचर के बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन एसेट्स एंड चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। लेकिन अगर मुझे इसको, चलो मैं कैपिटल अकाउंट को भी यहां पर ले आया, करंट अकाउंट को भी ले आया, तो कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट क्या बन जाएंगे मेरा? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों क्या बन जाएंगे प्लस करके मेरा? बीओपी। ओके, क्लियर है? सारा गेम मैंने आपसे शुरू में ही बोला था, सिर्फ इसमें छुपा हुआ है। ये अगर अच्छे से याद है ना, 8 रो, इस चैप्टर के अंदर कोई भी नई बात नहीं मिलेगी फिर आपको फर्स्ट हाफ के अंदर। सेकेंड हाफ क्योंकि इसका डील करता है कैसे फॉरेन करेंसीज की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन करेंसी। आगे बढ़े, क्लियर हुआ इतना? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। ओके, यहां पर क्या मिसिंग है? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट रिकॉर्ड कर रहा है डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, विजिबल इनविजिबल आइटम्स। क्या मिसिंग क्या है? कैपिटल अकाउंट, बोरिंग्स, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन एसेट्स एंड चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स लॉन्ग टर्म के अंदर, है ना? अगर वो इंक्लूड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली बीओपी। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, इट इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, गुड्स यहां पर भी है और सिर्फ गुड को अगर हम लोग रहने दें तो वो बीओटी ही तो बनेगा। अगर सिर्फ सर्विस को रहने तो वो क्या बनेगा? बैलेंस ऑफ सर्विसेज या फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। सिर्फ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को रहने दे तो वो क्या बनेगा? बैलेंस ऑफ अनरिक्रूटेड, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आप उसको कह सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक टर्म थी ना यहां पर, कहां गया वो? हाँ, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर आप उसको बोल लो। गिरा बैलेंस ऑफ अनरिक्रूटेड ट्रांसफर्स। अगर आप सिर्फ गुड को ले रहे हो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, सर्विसेज को ले रहे हो बैलेंस ऑफ सर्विसेज या फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, बैलेंस ऑफ इंटेंजिबल्स, कुछ भी बोलो। और जब आप बात कर रहे हो यूनिटेड ट्रांसफर की तो बैलेंस ऑफ यूनिटेड ट्रांसफर या फिर बैलेंस ऑफ अनरिक्रूटेड ट्रांसफर्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पार्ट होता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का। लेकिन मुझे एक बात बताओ श्रेया, शाइनी, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इट इज पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है करंट अकाउंट का पार्ट? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का पार्ट और क्या क्या है? अगर मैं यहां पर लिखूं, एक सेकंड रुकना, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एक बार लिखने दो। अब बताओ इसका पार्ट क्या क्या कह रहा है? एक तो बीओटी है, चलो मान लिया। अब क्या इंक्लूड करूं? बैलेंस ऑफ सर्विसेज। और क्या इंक्लूड करूं? हाँ शैनी, ठीक है, समझ रहे हो ना, चाहे मैं सर्विस इनविजिबल्स बोलूं, सर्विसेज बोलूं, इंटेंजिबल्स बोलूं, एक ही बात है। क्लियर है ना? उसके बाद बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या फिर अनरिक्रूटेड, क्या था? अनरिक्रूटेड रिसीट्स, नहीं अनरिक्रूटेड ट्रांसफर्स, हाँ एक ही बात है। बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर सिर्फ इस एंगल को देख रहा हूं, मैं किस में डील कर रहा हूं? सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ किस में डील कर रहा हूं? गुड्स में। अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूं तो सर्विसेज।
और अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूं कंप्लीटली क्या बन जाएगा ये मेरा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट समझ रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं हो गए क्या चल रहा है, कैसी तिकड़म चल रही है, क्या माइनस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है? अनगिनत फॉर्मुले से आप अपने खुद के बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, हाँ या ना? तो बीओटी इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड देयरफॉर अ नैरो कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट क्यों है शनि? प्रूफ करना है इसको। बीओटी नैरो कंसेप्ट क्यों है करंट अकाउंट का? बिकॉज इसके अलावा इसमें दो चीजें और होती हैं। नंबर वन बीओटी था, नंबर टू बीओएस, नंबर थ्री बीओयूटी, है ना? तो ये नैरो कंसेप्ट कैसे हुआ श्रेया? क्योंकि इसके अलावा सर्विसेज और यूनिटेड ट्रांसफर की बात नहीं होती यहां पर, है ना? एज कंपेयर टू अ वाइडर कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट वाइडर क्यों है मयूर? प्रूफ करो। ट्रेड की भी, सर्विसेज की भी, और यूनिटेड ट्रांसफर की भी। बीओटी, बीओएस एंड बीओयूटी। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले श्रेया आप ही मुझे बता दो करंट अकाउंट का डेफिसिट कब होगा और करंट अकाउंट का सरप्लस कब होगा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे से बताओ। बोल तो सही रहे हो, आई एग्री, आई रिस्पेक्ट योर एक्सप्लेनेशन। हाँ, ओवरऑल, ओवरऑल जैसे ठीक है। शाइनी, शाइनी आप क्या समझते हो? आप बताओ। चलो डेफिसिट का श्रेया ने बता दिया, सरप्लस का बताओ जरा आप। याद रखना, याद रखना शाइनी, ब्रेन में ये वाली बात को ध्यान रखते हो, माइंड में करंट अकाउंट, ठीक है? अब बताओ किसकी वो? अरे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, सरप्लस वर्ड का मतलब, डेफिसिट मतलब वर्ड का मतलब ये होता है, लेकिन श्रेया क्या है मतलब ये किस चीज़ का? रिसीट ज़्यादा और वो कर, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है? इसका अगर नेट रिजल्ट तीनों का कॉम्बिनेशन में क्या निकल रहा है? पॉजिटिव, तो क्या होगा? सरप्लस। और निकल रहा है अगर नेगेटिव में तो डेफिसिट। अगर ये नेगेटिव निकल भी रहा है श्रेया, तो इसको अगर मुझे ऑफसेट करना है तो मैं किसकी तरफ रुख मोड़ू फिर अपना? चारा वही रह गया। देखो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये वो बात, मतलब ये हम इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन शाइनी मयूर कुछ हथकंडे तो अपनाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है। ये वाला एस्पेक्ट अच्छा होता है श्रेया देश के लिए, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है मयूर, क्या वो करंट अकाउंट से देखना, करंट अकाउंट के नजरिए से देखना सही रहेगा सिर्फ? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नजरिए से भी देखना ठीक रहेगा क्या? नहीं। इकोनॉमिक्स पागल है इसलिए जो 8 रो बनाकर बैठे हुए हैं। अब मुझे जरा इधर बताओ आप लोग। सबसे पहले मुझे इस टेबल में से दिखाओ, इस टेबल में से दिखाओ, मुझे बीओटी देखना है। किस किस को कंसिडर करूं मैं? बीओटी की बात कर रहा हूं मैं। रो 1 एंड रो 5, ये क्या है? बीओटी। अब मुझे देखना है बीओएस। रो 2, व्हाइट कलर दिख रहा है ना सही से यहां पर? ठीक है। उसके बाद कौन सा कलर चलेगा इस पे? पिंक। उसके बाद मुझे बीओयूटी देखना है, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। 3 and 7, BOUT। अब मुझे करंट अकाउंट देखना है।
1 2 3 5 6 7। शाइनी, ये मैं ना प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ, है ना? मुझे उल्टा जवाब नहीं चाहिए, ठीक है? ये आपको नहीं दिख रहा क्या? ओके। हाँ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब मैं जानबूझ के बच्चों की तरह पूछ रहा हूँ, है ना? उल्टा जवाब नहीं आना चाहिए मेरे पास, है ना? आपको नहीं दिख रहा क्या? ओके। बहुत अपसेट हो जाऊंगा मैं इस बात पे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस या फिर डेफिसिट श्रेया कैसा निकला? बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस निकला कि डेफिसिट निकला? कैसा निकला, क्या निकला? कितना डेफिसिट है? शाइनी कितना है? थप्पड़ मारना जरा अपने। 130 CR निकला बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट। खुद ही तुम लोग मुझे बोल रहे हो बैलेंस ऑफ ट्रेड है रो 1 रो 5 पे, कह रहे हो 130 CR। 800 माइनस 550 क्या होता है? 250, है ना? कितना होगा? माइनस 250 CR। अब मुझे बैलेंस ऑफ सर्विसेज बताओ, वो डेफिसिट में या सरप्लस में है? कितना? 100 CR। इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो श्रेया? मैंने पहले ही बोला था ना, ये वाला टेबल अगर एक बार रट्टा मार लो तो एग्जाम में हमेशा काम आएगा। शाइनी, काफी बार रिपीट करा था ना इस बात को मैंने। सारे आंसर इसी में छुपे हुए हैं, ठीक है, चैप्टर के। अब मुझे BOUT का, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या फिर अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स जिसको कहते हैं, वो पहले बताओ मुझे कि क्रेडिट में है कि सरप्लस में कि डेफिसिट में है? कितना? 20 करोड़। अब मुझे ओवरऑल बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बताओ कि वो सरप्लस में कि डेफिसिट में? डेफिसिट में है। क्यों है? आपने ऐसा क्यों बोला? मुझे यहां पर तो 2 प्लस प्लस दिख रहे हैं, एक ही तो माइनस दिख रहा है। वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है। मुझे कह रहा दिमाग ठीक है। ये नंबर तो देख लो गलत का। हाँ, तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एक्चुअली हमारा कैसे है? सबसे पहले आप आंसर क्या दोगे? वो सरप्लस में कि डेफिसिट में? डेफिसिट में। कितना डेफिसिट है सम टोटल? अब यहां पर आ जाओ। जब मुझे श्रेया करंट अकाउंट का डेफिसिट या फिर करंट अकाउंट का सरप्लस देखना था, हमारे लिए जो इस चैप्टर में जो टेबल गिवन है उसपे हमारा करंट अकाउंट का क्या सीन है? वो डेफिसिट में है कि सरप्लस में? शाइनी, डेफिसिट में है ना? मैंने इसको डेफिसिट के लिए या सरप्लस के लिए देखने के लिए किन किन चीजों को कंसिडर करा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब आपने इतना समझ लिया, इसकी कैलकुलेशन हमने खुद ही बताई। आपने मुझे BOTP क्लियर करा, BOSP क्लियर करा, BOUTP क्लियर करा। अब ये टॉपिक पढ़ने वाला नहीं रह गया, गोबर बन गया, ठीक है? देख लेते हैं फिर भी एक बार के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या? नेट रिजल्ट मेरा नेगेटिव निकलेगा, किसको मिलाकर? गुड्स, सर्विसेज, यूटी, यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको CAD कह रहे हैं, ठीक है? ये कैसी सिचुएशन होती है? डेट अराइजेस व्हेन रिसीट्स ऑन करंट अकाउंट। रिसीट्स ऑन करंट अकाउंट का मतलब क्या? द मनी रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, दे आर लेस देन द पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट। पेमेंट मतलब किसके ऊपर? मनी पेड टू द इंपोर्ट, मनी पेड टू, हाँ मतलब वही, या फिर ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज या यूनिलेटरल ट्रांसफर, है ना?
इन अदर वर्ड्स, करंट अकाउंट डेफिसिट अराइजेस व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये डेफिनेशन ठीक है श्रेया? हाँ, है ना? देख रहे हो मैं किस लेवल पे पहुंच गया, बुक ठीक कर रहे हैं हम। सही बात है कि नहीं है? कह रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट अराइजेस व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड सर्विसेज। इसका बाप लिखा गया है यहां पर, यूनिलैटरल ट्रांसफर। हाँ, और जो वो उनके चमचे जो बाहर रहते हैं वो भिजवाते भी हैं। इट इंडिकेट्स दैट स्पेंडिंग अब्रॉड ऑन गुड्स, नीचे अच्छी बात कर रहा है, प्रॉपर बात कर रहा है, स्पेंडिंग अब्रॉड ऑन गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, they are more than receipts, they are more than receipts from sale to the rest of the world। मतलब समझ रहे हो, हमने खर्चा ज्यादा करा, इंपोर्ट करवा लिया ज्यादा एज कंपेयर टू जितना बेच कर उसको एक्सपोर्ट करके जो पैसा मिला। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अ ईयर। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल की सिचुएशन कब बनेगी? जब कंट्री का अकाउंट जो है, कोई सा भी अकाउंट हो, मतलब मैं अनफेवरेबल वर्ड की तरफ फोकस कर रहा हूं, करंट अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, बीओटी हो, बीओएस हो, बीओयूटी हो, या बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हो। अनफेवरेबल कब? जब नेट रिजल्ट क्या निकले? डेफिसिट या सरप्लस? डेफिसिट। एंड दिस इज इंडिकेटेड बाय विच साइन? माइनस साइन, नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? हाँ, ये जनरली हमने पढ़ा था, मैं क्लियर कर देता हूं फिर से एक बार। ये जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम था, जनरली हम लोग यहां पर मानते हैं इन अ फिस्कल ईयर। क्लियर है? इन पीडीएफ के प्रिंट वगैरह निकालकर आप लोग अच्छे से इनको बार बार पढ़ो, तभी क्लियर होगा। ठीक है? पहली बार में देखो ना कोई सीखता है, ना मैंने सीखा, ना जिससे मैंने सीखा होगा उसने भी नहीं सीखा होगा। ये बार बार करोगे टिप्स पर आ जाएगा, मन हमेशा खुश रहा करेगा कॉन्फिडेंस की वजह से। क्योंकि इनको बार बार रिवाइज करने के लिए बैठ रहे हो तो यानी कि आपके कंसेप्ट कितने कच्चे हैं, आपको लंबे समय के अंदर चीज़ें याद नहीं रह रही है, तो फिर वो आपकी गलती है। और इनके अंदर रिवीजन के अंदर ये टॉपिक्स के अंदर टाइम वेस्ट करोगे आप अपना, तो आपके लिए पढ़ने के लिए कितना कुछ है। एनवायरमेंट पढ़ लो इतनी देर में, पॉलिटी वगैरह पढ़ लो, गवर्नेंस पढ़ लो, एग्रीकल्चर पढ़ लो। यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाकर 15 से 18 बार, 25 बार, 50 बार अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, टिप्स पर ले आओ और हटा दो फिर इस चैप्टर को। फिर आप मतलब वीकली रिवीजन कर लो, एक बार एक मंथली कर लो, एक क्वार्टरली कर लो, और एक हाफ ईयरली कर लो। हाफ ईयरली का ही अब आपके पास टाइम रह गया बस, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर फीड हो जाएगा फिर आपकी। याद करके देखना सारी कैलकुलेशंस के, ये जो है ना कि कैसे बीओटी सिर्फ बीओटी रहता है, कैसे बीओएस सिर्फ बीओएस रहता है, कैसे बीओयूटी सिर्फ बीओयूटी रहता है, किसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ विजिबल, किसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल, किसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ यूनाइटेड ट्रांसफर या फिर अनलिक्विडेड ट्रांसफर, कब बनता है ये करंट अकाउंट, कब बनता है कैपिटल अकाउंट, कब बनता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, कब बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये सारी चीज़ें आप करके देखना, किसको किस में से निकालेंगे तब वो जाके पॉजिटिव सिग्नेचर आएगा, तब नेगेटिव सिग्नेचर आएगा, कब वो सरप्लस होगा, कब वो डेफिसिट होगा, कब वो क्रेडिट की साइड होगा, कब वो डेबिट की साइड होगा, कब वो फेवरेबल बैलेंस होगा, कब वो इक्विलिब्रियम बनेगा। ये सारी चीज़ें करके देखना। जो मैं इतनी सारी चीज़ें बोल गया ना, ये आपको प्रैक्टिस आएगी, क्योंकि ये कैलकुलेशंस यार, ये जो फंडे मैंने बार बार रिवाइज करें, आपको भी हो जाएंगे लर्न। ठीक है? Like an individual who finances his expenditure by selling his assets or borrowing, एक जो इंडिविजुअल है वो अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करता है बाय सेलिंग हिज एसेट्स, या तो कुछ बेच देगा अपने एसेट्स, या तो किसी से बोरो करेगा, ऐसे अपने खर्चों की पूर्ति कर सकता है कि इंडिविजुअल। सिमिलरली अ कंट्री फाइनेंसेस इट्स करंट अकाउंट डेफिसिट, और मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूं ना, कंट्री फाइनेंसेस इट्स करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि इस 130 करोड़ रुपए को मुझे क्या करना है, मैं आपको क्या बताता हूँ, फाइनेंस करना, या फिर वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं हमेशा से, ऑफसेट, है ना। बाय सेलिंग इट्स एसेट्स, बाय सेलिंग इट्स एसेट्स और बाय बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड,
लेकिन श्रेया, जो ही हमें सॉल्यूशन दे रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को ऐसे ऑफसेट करा जा सकता है, ऐसे फाइनेंस करा जा सकता है, एसेट को बेचकर या फिर बोरो कर कर, ये हमें सॉल्यूशन किसकी तरफ बता रहा है? हमें यहां पर तो सॉल्यूशन का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो खत्म ही हो गए। किसकी तरफ बता रहा है हमें कि हम कहां बढ़े? रो 4 और रो 8 की तरफ बढ़े, है ना? यानी कि कौन सा हथकंडा अपनाए अब हम? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सही है मयूर, है ना श्रेया? सही है। दस अ करंट अकाउंट इज फाइनेंस बाय कैपिटल अकाउंट। लेकिन फाइनेंस कब होगा? कैपिटल अकाउंट को हमें कहां रखने की आवश्यकता है? कोशिश करनी, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट? हमारा कंट्रोल है क्या श्रेया, मयूर, इस बात पर शाइनी, कि कैपिटल अकाउंट हमारा, कुणाल जो है वो उसमें रहेगा, सरप्लस में रहेगा? श्योर है क्या? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल अपनी मां की कसम खाकर ये बोल सकते हैं कि हम लोग नेट उसमें लाएंगे, सरप्लस में लाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को? हमारा कंट्री का आप क्या जानते हो, बीओपी कैसे चलता है? सरप्लस या डेफिसिट? डेफिसिट में चलता है। लेकिन ये डेफिसिट रिसेंट ईयर्स में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। एक टारगेट था जो 2023 तक हमें अचीव करना था, है ना शैनी? वो पहले ही कर लिया हमने। कौन सा? कौन सा टारगेट है वो? ना ना, चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक करने का, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बनने का एक्सपेक्टेड था ना, वो हमने पहले ही अचीव कर लिया, टारगेट से पहले ही। उन्हें कहा भाई न्यू ईयर तक कौन वेट करे, करो बच्चे पैदा। दस अ करेंट अकाउंट इज फाइनेंस बाय कैपिटल अकाउंट सरप्लस। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन इसका ये कि करंट जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो सरप्लस में होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी जो क्लैरिटीज है ना, जो मैं गोली और बग से बना रहा हूँ, आप मेरी बातें छोड़ो, मान लो मेरी बातें बकवास है सारी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो। सबसे अच्छा दोस्त होता है आपका, सबसे अच्छा हम सफर होता है आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन में। सिर्फ इन वर्ड्स की वजह से आपको 2 से 3 ऑप्शंस बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि ये तो सेम ही बात कर रहा है। क्योंकि आप हो सकता है फिर वापस सरप्लस वर्ड को ना देखो, एकदम से आप एक्साइटेड हो जाओ और इससे कैपिटल अकाउंट को सॉल्यूशन मानकर आप टेक कर दो स्टेटमेंट को। जैसे कि एक ये चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखना एक्साइटमेंट लोगों की कैसे उन पर हावी हो जाती है। कोशिश करता हूं दिखाने की, क्वेश्चन था। अरे यार, इक्वालिटी मीनिंग क्वेश्चन जो पीएससी प्रीलिम्स, ये 2000 पता नहीं कब आया था। हाँ मिल गया। अच्छा, इको सिस्टम था, सॉरी मैं इकोलॉजी के लिए गया था। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? अब देखना, सारे काइंड ऑफ इकोसिस्टम का पार्ट ही है जो भी ऑप्शन दे रहा है, और कोई वो भी नहीं है तिगड़म भी नहीं कि 1 2 और 3 ओनली, इनमें से एक चूज करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन सारी इकोसिस्टम की, लेकिन कह रहा है बेस्ट चूज करो। बेस्ट डिस्क्रिप्शन। मैं मतलब आपको ना इस छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यूपीएससी ऐसा खेल खेलता है। अगर आप मेरे जिस दिन मिरर इमेज पहचानना सीख जाओगे ना फिल्म्स के अंदर, कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, और आपकी रिवीजन स्ट्रांग होगी, किसी का बाप नहीं रुक सकता आपका फिल्म्स का पेपर निकलने से। और मेन फिर देखो ऐसा होता है, एक बार आपने फिल्म्स निकाला ना, मैं सच बात बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, यार मेंस आप अपने हाथों से नहीं जाने दोगे, वो तो चलो ठीक है, ये तो आपका जज्बा, ये तो आपके अंदर से मोटिवेशन बोलती है। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि आपके कॉन्फिडेंस कितना आएगा कि करोड़ों लोग जो हैं, जो संख्या है लाखों करोड़ लोगों की, वो जुटी हुई है, एटलीस्ट मैं उस क्रीमी लेयर का पार्ट हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, कर सकती हूं, कि अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मैं क्यों वेस्ट इसको जाने दूं। और आप हल्की सी आंसर राइटिंग कर कर इतनी तो देखो आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी कि अगर आपने फिल्म्स निकाली है तो नॉलेज में तो आपकी नो डाउट कोई भी मतलब कमी रह गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपको बस क्या है, यहां पर आपके सामने आंसर थे, उसको आपको पहचानना था फिल्म्स की स्टेज के अंदर। मेंस के अंदर देयर अ ओपन फील्ड, 20 सवाल हैं, उसके अंदर राइटर ने आपको फ्री छोड़ दिया कि तुम्हारी जो क्रिएटिविटी कहती है तुम वो लिखो। ऐसे के पेपर के अंदर एक लाइन है, लाइन के बाद फुल स्टॉप है, तुम्हारे ख्यालात जो जहां तक जाते हैं उस ख्यालात को बुनो और
उन ख्यालों के रंग बुनकर 15 पेजेस भर दो, तुम्हें जो लिखना है लिखो, यू आर फ्री। बस यही होती है मेंस, मेंस की आंसर राइटिंग, और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा था पहले। इकोसिस्टम, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। इकोसिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कीवर्ड याद रखना, डिस्क्रिप्शन सारी है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, द फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया। श्रेया खेलो जुआ, किसके ऊपर खेलोगे? अच्छा, पर सब लोग श्योर हो शाइनी? कसम खाकर बोल सकते हो यूपीएससी की कि ये सही होगा ये? अब मैं एक बात बताता हूँ, मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा आपकी आपकी नॉलेज की। मुझे भी नहीं पता, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है मुझे भी नहीं पता। क्लियरली बताता हूँ मैं बोल नहीं, सुनो तो मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ श्रेया, यहाँ से तो हम अपने पीएमएफआईएस की एनवायरमेंट इकोलॉजी शुरू करते हैं, राइट? 7th क्लास के अंदर जब ज्योग्राफी को जाना शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं। लेकिन देख रहे हो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन को चुनने में हमारे हाथ कब कब आ रहे हैं, अगर आप देखो तो। यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी यूपीएससी चाहता है, और इसी के साथ खिलवाड़ कर कर आपका 100, ये 1 साल 365 दिन बर्बाद करता है। यही चाहिए यूपीएससी को। बस इस चीज को जिस दिन हराना सीख जाओगे ना आप लोग, और ये हराते पता है कैसे हैं? बस आप मुझसे कुछ मत सीखो, मेरे लेक्चर को भाईयात मान लो, मेरे कोर्स को भाईयात मान लो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं गवार हूं, ठीक है? आप अगर मुझसे कुछ सीख सकते हो ना पूरी प्रिपरेशन में, आप बस एक अप्रोच सीख लो मेरी, वर्ड टू वर्ड बुक को, किसी भी बुक को पढ़ने की, एक एक शब्द को खोदने की। जहां आप स्ट्रक हो, वर्ड मीनिंग पे स्ट्रक हो, किसी भी बुक पे, किसी भी उस पे स्ट्रक हो, आप उसको आगे मत बढ़ो, आप उससे उसको नजरअंदाज मत करो। गूगल पे जाओ, किसी से पूछो, कॉल करो किसी को, इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करो। ये अप्रोच हमेशा लाइफ में याद रखना। कभी भी जब आपके ऊपर आप किसी चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जैसे अभी आप यूपीएससी से प्यार कर रहे हो, तभी आप यहाँ पर बैठे हुए हो, है ना? आप अपने टाइम की झगमराने के लिए थोड़ी ना यहाँ पर आए हुए हो। आप यहाँ पर जो है, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, किसी भी टर्म को, किसी भी वर्ड मीनिंग को। कोई बात नहीं भाई, आपको ये वर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ में नहीं आता, उसके अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अरे यार मैं तो 25 साल का हो गया, मैं तो 28 साल की हो गई, मुझे तो एक्सपोर्ट वर्ड का मतलब। कोई बात नहीं भाई, आपकी फील्ड अलग होगी, आपको याद नहीं हो रहा होगा, ब्रेन में एकदम से क्लिक नहीं कर रहा होगा, हाइपोथेटिकल वर्ड का आपको मतलब नहीं पता। कोई बात नहीं, किताब के अंदर वो वर्ड है, एटलीस्ट उसको जानो, उसको परखो, ठीक है? अब ये जो वर्ड होता है जैसे पॉलिटी के अंदर लोग इसको लाइटली लेते हैं, सिने को आनंद, लेकिन यूपीएससी ने मेंस में पुट कर दिया ये वाला वर्ड, सिने को आनंद एब्सोल्युटली नेसेसरी मतलब होता है। लोगों ने कभी इनिशिएटिव लिया ही नहीं इसको देखने का, लोगों को एग्जेक्टिव नहीं पता कि क्या होता है। और यूपीएससी पूछ रहा है कि प्रियम्बल में जो सॉवरेन सोलर सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड से पहले जो भी एडजेक्टिव होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करो। अब मरा लो अपनी जगह वहां पर बैठ के कि आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, आप तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, बता लो फिर एडजेक्टिव का मतलब कि वो क्या पूछ रहा है, और कर लो उसको, डिकोड भी कर लो 6.5 मिनट के अंदर, और आंसर भी लिखकर बता दो। हाँ, तो बताओ क्या चूज करोगे इसमें से? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, द फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया। देखो, फ्लोरा एंड फोना ये तो एलिमिनेट कर सकते हो ना, सिर्फ ये तो इकोसिस्टम नहीं हो सकता, बेस्ट डिस्क्रिप्शन तो नहीं है ये, है ना? दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तो बायोस्फीयर होता है ना? जहां पर वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि तीनों कंडीशन मीट करती हैं। अब जुआ खेलना है तो 1 या 3 पे लग रहा है खेलने लायक, है ना? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। अब देखो, इंट्रैक्शन की बात यहां पर इनडायरेक्टली है, लेकिन यहां अलग से मेंशन कर रहा है, लेकिन यहां पर इन्वायरमेंट को हाईलाइट करते हुए इंट्रैक्शन को मेंशन कर रहा है। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर, अब टुगेदर है तो ऑब्वियसली बात है भाई, इंटरेक्ट तो कर ही रहे होंगे, लेकिन टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, अपने एनवायरमेंट से वो इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या किस पे खेलोगे जुआ बताओ? थर्ड। थर्ड मतलब पता है क्या है श्रेया, सिर्फ शाइनी ये ना फर्स्ट स्टेटमेंट की बस ये इलेबोरेटिव पॉइंट था बस इसका, और कुछ भी नहीं। और वो पूछ क्या रहा था, बस उसको ये चाहिए था कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें से। लेकिन बात पता है क्या श्रेया, उसका बेस्ट हमारे बेस्ट से मैच करना चाहिए।
और ये देखो जब इसने पैटर्न बदला, आई थिंक ये 2014 का क्वेश्चन था, आई थिंक ये पता नहीं मुझे ये 2014 का ही था ये क्वेश्चन। ओके हाँ, तो बस मैं आपको एक अप्रोच समझाना चाह रहा था, मेरे को कोई इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ पर आपको, डोंट वरी। कि ये देखो करंट अकाउंट जो है इसको फाइनेंस करा जा सकता है, इसको ऑफसेट करा जा सकता है, इसके नुकसान की भरपाई हो सकती है कैपिटल अकाउंट से, लेकिन कैपिटल अकाउंट भाई साहब सरप्लस में होना चाहिए। तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नाम पुट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो डैट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट जीरो। देखो प्लस में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर हम जैसे चलते हैं इसको और एक बार इसको ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ऑफसेट हुआ भी कि नहीं हुआ। ये है रो 4 रो 8, यहां पर है एक्सपोर्ट 200 करोड़ का, इंपोर्ट 70 करोड़ का, नेट प्रॉफिट क्या निकल कर आया 130 करोड़। लेकिन क्या गारंटी है, ये ऐसा भी तो हो सकता था, ये 70 हो सकता था और ये 200 हो सकता था, तो घाटा कितना हो जाता 260 करोड़ का हो जाता, राइट। अब ये 130 का ही निकला, ये 120 भी तो हो सकता था, 110 भी तो हो सकता था, 90 भी तो हो सकता था, 65 भी तो हो सकता था, 75 भी तो हो सकता था, 45 भी तो हो सकता था, 55 भी तो हो सकता था। ये किस्मत से यहां पर आ गया 130 करोड़ प्रॉफिट। तो ये जो लॉस है माइनस प्लस से होकर ये क्या हो गया जीरो। लेकिन होने को तो फिर चलो ये भी हो सकता था, ये 210 होता। अब कितना है नेट प्रॉफिट 140, ठीक है हाँ 140, तो और घाटा करवा लो। एक मिनट में पेन को चलने दो। हाँ अब है नेट प्रॉफिट 140 करोड़, घाटा कितना था 130 करोड़ का, बचा कितना ओवरऑल बैलेंस में 10 करोड़ प्लस, राइट 10 करोड़ प्लस। लेकिन यहां पर ना 140 करोड़ में कह रहा हूं, यहां से 210 बन गया, मान लो 10 करोड़ बढ़ गया ना, और 130 करोड़ घाटा था, 130 माइनस 140 10 करोड़ बचा, 10 करोड़ हमारा नेट निकला। लेकिन हमारे वाले एग्जांपल के अंदर ये क्या हो रहा है यहां पर कि ये जो 130 करोड़ है इसको ऑफसेट 130 करोड़ के प्रॉफिट से ही करा गया है, तो नेट रिजल्ट क्या निकल कर आया जीरो, नेट रिजल्ट क्या निकल कर आया जीरो। तो वो कैसा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो यहां पर जो है नेट रिजल्ट जीरो निकल कर आया, तो ये क्या है, ये तो हो गया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन यहां पर जो मैं 10 करोड़ की बात कर रहा था, नेट रिजल्ट 10 करोड़ मिला है, तो इसको मैं क्या कर, ये इसको क्या कहूंगा सरप्लस बीओपी। और यहां पर मान लो 210 की जगह 210 की जगह ये सिर्फ 100 होता। अब देश कितने घाटे में है, ये अगर आप देखो, अच्छा हाँ ठीक है 100 70, ये नेट प्रॉफिट 30, तो 100 करोड़ के घाटे में। ये जो 100 करोड़ जो घाटा होता है, तो आप इसको क्या कहते हैं डेफिसिट बीओपी। समझ गए ये तीनों का मतलब, बताओ हाँ या ना। ये कलर्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से, आंखों को तंग तो नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कलर। अब यहां पर क्या हुआ, हमारे सामने बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये दोनों का नेट रिजल्ट क्या निकल कर आया जीरो।
कैसे? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या था? -130 करोड़। इसको ऑफसेट करा गया, कैपिटल अकाउंट कितना था? +130 करोड़। -130 + 130 0। तो ये कैसा, ये जो जीरो निकला ये कैसा निकला बैलेंस ऑफ पेमेंट? इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर आप देखो टोटल रिसीट कितनी है? 1000। टोटल पेमेंट कितनी? 1000 करोड़। 1000 करोड़, 1000 करोड़, क्या हो जाएगा? जीरो। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तो हो गया डेफिसिट। सरप्लस की बात करते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस। तो ये कैसी सिचुएशन है? व्हेन रिसीट्स ऑन करंट अकाउंट आर मोर देन द पेमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट। अगेन मुझे बताओ, ये रिसीट ज्यादा कौन से करंट अकाउंट पे तो मिल रही है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं राइटर हमसे? कंपोनेंट्स बताओ। हाँ, अरे यार सारे बताओ। गुड्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इसको मैं कोड करूंगा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के टेबल में, तो कहां कहां पर कोड करूंगा? बीओटी, बीओएस और बीओयूटी, राइट? इसका जो नेट रिजल्ट निकल कर आया, यानी कि वो कैसे निकल कर आया? प्लस के माइनस? प्लस। क्रेडिट साइड ज्यादा थी कि डेबिट साइड ज्यादा थी? ये साइड ज्यादा थी लेफ्ट के राइट? लेफ्ट साइड ज्यादा थी, है ना? तो इन अदर वर्ड्स, करंट अकाउंट सरप्लस की सिचुएशन तब अराइज होती है व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अरे यार एक्सपोर्ट को, when value of export of goods, services and unilateral transfers is more than value of imports of goods, services and unilateral transfers। ये हमें इंडिकेट करता है that receipt, जो भी कमाई हुई from the sale to the rest of the world, they are more than the spending abroad on goods and services and unilateral transfers, reflecting फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ गए ना? क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। अब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, सॉरी, हाँ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नहीं होगा, गलत बोल रहा है। फेवरेबल क्या करेक्ट करके लिखूं मैं यहां पर? फेवरेबल बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, हाँ। और ये जो फेवरेबल बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होगा, या कोई भी चीज जो फेवरेबल होती है, चाहे वो बीओपी क्यों ना हो, बीओटी क्यों ना हो, बीओएस क्यों ना हो, बीओयूटी क्यों ना हो, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? या फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्यों ना हो, या फिर ओवरऑल सबको कंबाइन करके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों ना हो, कैसे सिंपल से डिनोट होता है? हाँ, क्या कह रहे हो मयूर? रियल ट्रांजेक्शन्स। हाँ, करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन को रियल ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ये रहा ना, रियल ट्रांजेक्शन, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स, एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स। करंट अकाउंट में जो सरप्लस आ रहा है या फिर जो डेफिसिट अगर आ रहा है, दोनों ही केसेस में श्रेया मुझे बताओ एसेट्स या फिर लायबिलिटीज के साथ क्या होगा? करंट अकाउंट में अगर या तो डेफिसिट की सिचुएशन बन रही है या सरप्लस की सिचुएशन बन रही है, एसेट या लायबिलिटीज के साथ क्या होगा? वो कैसे हिलेंगे? शायद ठीक करो इन सबको। मैं कह रहा हूं करंट अकाउंट के अंदर सिचुएशन है या तो डेफिसिट की या सरप्लस की, तो एसेट्स या फिर लायबिलिटीज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इससे? हाँ तो श्रेया बोल दो ना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। हाँ, कंफ्यूजन किस बात की है बे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो पूछ रहा हूँ। गुस्सा होने वाली क्या बात है श्रेया उसमें? यही तो जानना है, यही तो फिल्म के क्वेश्चन है। चलते एग्जामिनेशन हॉल से उठ कर चले जाओगे, बेकार क्वेश्चन है ये मेरे स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा, हटाओ से। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने एक रूल जाना ना यहाँ पर। कहाँ गया ये? पीछे था क्या?
ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, हाँ ये रहा, दीज कॉज चेंजेस, सॉरी, दीज डू नॉट कॉज एनी चेंजेस इन द एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स या लाइबिलिटीज की वजह से, करंट अकाउंट की वजह से चेंज नहीं होते, राइट? डन। तो सिग्निफिकेंस क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन ये सिग्निफाई करती है कि नेशन इज बोरोअर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड as it finances its deficit by borrowing from abroad, है ना? अगर करंट अकाउंट सरप्लस में है, ये सिग्निफाई करता है दैट नेशन इज लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कैपिटल अकाउंट और उसके कंपोनेंट्स की।